द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी और फ्रांसीसी अधिकारियों ने ऑपरेशन ड्रैगन को प्रोत्साहित किया। इस योजना में मित्र देशों की सेनाओं को दक्षिणी फ्रांस पर आक्रमण करना था, जो ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के साथ नॉर्मंडी में प्रसिद्ध डी डे लैंडिंग का हिस्सा था। संसाधनों की कमी के कारण ऑपरेशन ड्रैगन रद्द कर दिया गया था और अगस्त तक यह योजना लागू नहीं हो पाई। ऑपरेशन ड्रैगन विवादों और आलोचनाओं से घिरा रहा है, जिसमें विंस्टन चर्चिल का विरोध भी शामिल है। फिर भी कई इतिहासकार मानते हैं कि यह कम चर्चित अभियान तीसरे राइख के पतन में सहायक सिद्ध हुआ। आइए हम ऑपरेशन ड्रैगन की रणनीतियों और युद्ध नीतियों में गहराई से उतरते हैं। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में स्वागत है। दक्षिणी फ्रांस पर आक्रमण का विचार पहली बार 1942 में अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जॉर्ज मार्शल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एक योजना के लिए सहमत थे, जिससे जून 1944 में नॉर्मंडी में डी डे के साथ जर्मन सैनिकों को मित्र देशों की दो बड़ी सैन्य कार्रवाइयों के बीच फंसा दिया जाता। प्रारंभिक योजना के दौरान नॉर्मंडी पर आक्रमण को ऑपरेशन स्लेजहैमर के नाम से जाना जाता था और इसे पूरा करने के लिए दक्षिणी फ्रांस पर आक्रमण को ऑपरेशन एनविल कहा गया था। बाद में इनका नाम बदलकर ऑपरेशन ओवरलॉर्ड और ऑपरेशन ड्रैगन रखा गया। शुरू से ही ऑपरेशन ड्रैगन के आलोचक मौजूद थे, जिनमें ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल प्रमुख थे। चर्चिल का तर्क था कि इस योजना के लिए इस्तेमाल किए जा रहे संसाधनों को इटली में मित्र देशों के अभियानों में लगाना ज्यादा बेहतर होगा और उन्होंने इसके बजाय तेल समृद्ध बाल्कन क्षेत्र पर आक्रमण करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर मित्र सेनाएं ऐसा करती हैं तो वे एक साथ कई चीजें हासिल कर सकती हैं, जिनमें जर्मनी को पेट्रोल से वंचित करना, सोवियत सैनिकों की प्रगति में बाधा डालना और युद्ध के अंत के बाद यूरोप में बातचीत के लिए मित्र सेनाओं को बेहतर स्थिति में लाना शामिल है। युद्ध के दौरान चर्चिल ने दक्षिणी आक्रमण को अनावश्यक समझना शुरू कर दिया था। उनका विचार था कि तीसरा राइख शीघ्र ही मित्र सेनाओं द्वारा पराजित हो जाएगा। उन्हें चिंता थी कि सोवियत पोलैंड और रोमानिया में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि नाजियों के पतन के बाद भी सोवियत हिटलर की तानाशाही को अपनी तानाशाही से बदल देंगे। रिपोर्टों के मुताबिक चर्चिल का सोवियतों के साथ संबंध तनावपूर्ण था। द्वितीय विश्व युद्ध की अपनी आत्मकथा में उन्होंने स्टालिन और उनकी सरकार की खुलकर आलोचना की, जो 1941 में नाजी के सोवियत संघ पर हमले को नहीं रोक पाए। बाद में वे स्टालिन और उनकी सरकार को सरल शब्दों में वर्णित करेंगे। ऑपरेशन ड्रैगन की प्रारंभिक योजना यह थी कि इसे ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के साथ साथ अंजाम दिया जाए, जिसकी शुरुआत 6 जून 1944 को नॉर्मंडी लैंडिंग्स के साथ होनी थी। हालांकि योजना में एक अड़चन तब सामने आई जब नेतृत्व को एहसास हुआ कि दो एक साथ लैंडिंग करने के लिए पर्याप्त सैनिक और सैन्य संसाधन नहीं थे। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड को हाल ही में बढ़ाया गया था, जिसमें 5 डिवीजनों का मोर्चा इस्तेमाल किया गया, जिससे और अधिक एलएसटी यानी टैंक लैंडिंग शिप्स की जरूरत पड़ी, जो ऑपरेशन ड्रैगन के लिए भी जरूरी थीं। एनजीओ की लड़ाई, जो जनवरी 1944 में शुरू हुई थी, आपदा में बदल गई जब मेजर जनरल जॉन पी लुकास ने आश्चर्य के तत्व का फायदा नहीं उठाया, जिससे जर्मन सेनाओं को जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी जगह लेने का मौका मिल गया। इससे अधिकारियों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मित्र देशों की सेनाओं को दलदल में फंसा दिया और उन पर तोपों से गोलाबारी शुरू की। रोम को सुरक्षित करने में सफलता मिली, परंतु 6 महीने की लड़ाई में अमेरिका और ब्रिटेन के 34,000 सैनिक हताहत हुए। इन झटकों के कारण मित्र देशों के नेतृत्व ने ऑपरेशन ड्रैगन को स्थगित करने पर सहमति जताई, लेकिन नॉर्मंडी लैंडिंग की सफलता और यह पता चलने के बाद कि नॉर्मंडी के बंदरगाह मित्र देशों की सेनाओं को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह योजना एक बार फिर सामने आई। मलबरी हार्बर्स नामक पहले से निर्मित बंदरगाह नॉर्मंडी लैंडिंग स्थल के पास थे, लेकिन खराब मौसम से नष्ट हो गए थे।
शेरबर्ग बंदरगाह को जर्मनों ने मित्र देशों द्वारा उपयोग रोकने के लिए तबाह कर दिया था। मित्र देशों को ऑपरेशन ओवरलॉर्ड की सफलता के लिए किसी बंदरगाह पर कब्जा करना अनिवार्य था। विंस्टन चर्चिल के विरोध के बावजूद मित्र देशों के संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ ने 14 जुलाई को ऑपरेशन को मंजूरी दे दी। ऑपरेशन एनविल का नाम बदलकर ऑपरेशन ड्रैगून कर दिया गया। इसे 1 अगस्त को नामित किया गया और 15 अगस्त को शुरू करने का निर्धारण हुआ। ऑपरेशन ड्रैगून शुरू होने से 2 हफ्ते पहले चर्चिल ने सुझाव दिया कि इसका स्थान बदलकर जर्मनी के ब्रेटनी, फ्रांस के तट पर कर दिया जाए, लेकिन उनका विचार अस्वीकार कर दिया गया और राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा मित्र देशों की अभियान सेना के सर्वोच्च कमांडर ड्वाइट आइजनहावर दोनों ने योजना को वैसे ही रखने का विकल्प चुना। मार्सेई दक्षिणी फ्रांस में सेना के लिए एक आदर्श बंदरगाह स्थापित करने का स्थान था। नेतृत्व को पता था कि उस क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा जर्मन सैनिक तैनात थे। मित्र देशों की सेनाएं जर्मनों का पर्याप्त मुकाबला और रक्षा करने में असमर्थ थीं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सैनिक नहीं थे। इसलिए दक्षिणी फ्रांस में और सैनिक भेजना कई समस्याओं का समाधान करने में मदद करता। बंदरगाहों के खुलने के बाद मित्र देशों के नेताओं द्वारा अतिरिक्त सैनिकों को भेजना आसान हो गया। ऑपरेशन के अन्य उद्देश्यों में दुश्मन सैनिकों को देश से बाहर निकालना और उन्हें जर्मनी की सीमा तक पीछे धकेलना शामिल था, और ऐसा करने में फ्रांसीसी सैनिकों का उपयोग करना ताकि उनका मनोबल बढ़े और राष्ट्र को सशक्त किया जा सके, क्योंकि अब तक फ्रांसीसी लोगों की अपनी मुक्ति में बहुत कम भूमिका रही थी। ऑपरेशन ड्रैगन के तहत तय हुआ कि सैनिक वार तट, जो टूलोन के पूर्व में है, पर उतरेंगे। टूलोन एक रणनीतिक बंदरगाह वाला शहर है। पिछली लड़ाइयों से सीख लेते हुए योजनाकारों ने एक ऐसी जगह चुनी जहां जर्मनों के पास ऊंचाई का फायदा न हो। उन्होंने तय किया कि युद्ध क्षेत्र को अलग थलग करने के लिए महत्वपूर्ण पुलों को नष्ट किया जाए, ताकि जर्मन आपूर्ति और सहायता में बाधा डाली जा सके। मित्र देशों की सेनाओं की सफलता के लिए तय किया गया कि सैनिकों को समुद्र तटों के ऊपर की ऊंचाई को शीघ्र अधिग्रहण करना चाहिए। ऑपरेशन ड्रैगन एक विशाल योजना थी। अमेरिकी सेनाएं मेजर जनरल लूसियन ट्रस्कॉट के नेतृत्व में सबसे पहले पहुंचकर पहले 24 घंटों में समुद्र तट पर कब्जा जमाने वाली थीं। फ्रांसीसी, अमेरिकी और कनाडाई कमांडो यूनिटें क्षेत्र की सुरक्षा में मदद करेंगी और 50,000 से 60,000 सैनिक और 6,500 वाहन बाद में भेजे जाएंगे। इसके बाद कई यूनिटों को ड्रैगविनन और लेमुइस के पास उतारा जाएगा, जिन्हें कब्जा लिया जाएगा ताकि वे जर्मनों को न मिले और जवाबी हमला शुरू हो सके। इसके बाद अमेरिकी सैनिक उत्तर की ओर बढ़ते हुए लियोन और डिजोन पर कब्जा करेंगे, जहां वे उत्तर में मित्र देशों के सैनिकों से मिलेंगे। इसके बाद फ्रांसीसी सैनिक मार्सेय और टूलोन बंदरगाहों पर कब्जा करेंगे। अमेरिकी सेना ने आक्रमण की तैयारी में मदद के लिए जनता से रिविएरा समुद्र तटों की युद्ध पूर्व तस्वीरें मांगी थीं। इससे उन्हें स्थल चिन्ह स्थापित करने में मदद मिली और खुफिया अधिकारियों को इलाके के पैनोरामिक स्केच बनाने में भी सहायता मिली। साथ ही वे महत्वपूर्ण और उपयोगी विवरणों की पहचान कर सके, जैसे कि उन घाटों का अस्तित्व जहां मित्र देशों की नावें बांधी जा सकती थीं। नॉर्मंडी लैंडिंग के बाद जर्मनी की स्थिति कमजोर पड़ गई थी। उसकी सेनाएं न केवल दक्षिण के मित्र देशों से निपट रही थीं, बल्कि आगे बढ़ती रेड आर्मी का भी सामना कर रही थीं, जिससे वेहरमाख्ट और उसके संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा था। वे भूमध्य सागर में एक और हमले की पूरी उम्मीद कर रहे थे। जनरल फ्रेडरिक वीजर के नेतृत्व वाली जर्मन 19वीं सेना का काम फ्रांस के दक्षिण पूर्वी हिस्से प्रोवेंस क्षेत्र की रक्षा करना था, जिसमें मार्से और टूलोन शहर आते हैं। वीजर के पास लगभग 2.5 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना थी, जिसमें 3 कोर शामिल थे जो प्रोवेंस के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात थे। हालांकि इन्हें 7 डिवीजनों में विभाजित किया गया था। 3 स्थायी इकाइयां तट किनारे तैनात थीं, जो तोपखाने के हथियारों का संचालन करती थीं। वीजर के पास बड़ी संख्या में सैनिक होने के बावजूद उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली बात, उनके पास परिवहन की कमी थी, और दूसरी बात, उनके पास केवल एक पेंजर डिवीजन था, जो खुद भी आधी ताकत पर था, जिसमें सिर्फ 75 वाहन
और 14,000 सैनिक थे। यह यूनिट हिटलर के सीधे नियंत्रण में थी और उनकी अनुमति के बिना इसे रिजर्व से नहीं हटाया जा सकता था। वीजर की परेशानियां और बढ़ी क्योंकि उनके कई सैनिक जबरन भर्ती किए गए रूसी और पोलिश युद्धबंदी थे। ये अनुभवहीन सैनिक जर्मन भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, इसलिए उनमें से बहुत कम को गार्ड ड्यूटी सौंपी जा सकती थी क्योंकि वे जर्मन पासवर्ड सही उच्चारित नहीं कर पाते थे। पूर्वी यूरोप से भी स्वयंसेवक थे, मुख्य रूप से सोवियत, जिनमें से कई युद्ध के लिए ठीक से सुसज्जित नहीं थे और वे विभिन्न यूरोपीय देशों के पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। और भी बुरी स्थिति यह थी कि हवाई और जलयान सहायता की कमी थी। करीब 186 हवाई जहाज, 28 टॉर्पीडो बोट, 9 पनडुब्बियां, 5 विध्वंसक और 15 गश्ती नौकाओं का उपयोग किया जा सकता था। लेकिन जर्मन खुफिया जानकारी के अनुसार मित्र देशों की सेनाएं कहीं ज्यादा बड़ी थीं, जिनके पास लगभग 3 लाख सैनिक, 2000 विमान और सैकड़ों जहाज थे। वीजर की क्षमता पर्याप्त नहीं थी, फिर भी उसे इसी में गुजारा करना पड़ा। प्रोवेंस में जर्मनों ने 106 तटीय तोपों और शानदार जर्मन इंजीनियरिंग पर भरोसा किया, जिसके तहत ब्लॉकहाउस, एंटी टैंक दीवारें, टैंक जाल, बारूदी सुरंगें और छुपाए गए भारी हथियार बनाए गए। हालांकि उम्मीदें ज्यादा नहीं थीं, वीजर ने बुरी स्थिति में भी सबसे अच्छा करने की कोशिश की। उसने मित्र देशों के आक्रमण से लड़ने, अधिकतम नुकसान पहुंचाने और फिर धीरे धीरे उत्तर की ओर पीछे हटने की रणनीति बनाई। हिटलर के आदेश के कारण फ्रांस के दक्षिण से सैनिकों को पीछे हटाने की योजना विफल हो गई। दस अगस्त को मित्र देशों की सेनाएं विभिन्न बंदरगाहों से रवाना हुईं। डिकोड किए गए रेडियो संदेशों की वजह से वेहरमाख्ट को जल्द ही उनकी गतिविधियों का पता चल गया और हालांकि कुछ भी यह संकेत नहीं देता था कि जहाज कहां जा रहे हैं, विजय ने मान लिया कि वे फ्रांस के दक्षिण की ओर जा रहे हैं। जल्द ही यह साबित हो गया कि विजय सही थे जब मित्र देशों के जहाज रिविएरा तट पर जर्मन एयरबेस व अन्य ढांचों पर गोलीबारी करते घेरने लगे। 880 जहाज और बीचिंग क्राफ्ट इस हमले में शामिल हुए, साथ ही 5000 विमान भी। पहला समूह कई पुराने लेकिन शक्तिशाली ड्रेडनॉट्स से बना था। उनकी कमी थी कम गति, परंतु वे दुश्मन व उसकी इमारतों पर गोलीबारी करने में बड़ी ताकत दिखा सकते थे। विजय ने हिटलर से 11वीं पैंजर डिवीजन बुलाने की अनुमति मांगी, लेकिन 13 अगस्त तक जवाब नहीं मिला। जब ऑपरेशन ड्रैगन की लैंडिंग से पहले हिटलर ने सभी साधनों से प्रतिरोध का आदेश दिया। इसके बाद पैंजर डिवीजन को अगले दिन पूर्व की ओर जाने के लिए ट्रेनों पर लादा गया, परंतु मित्र देशों के हवाई हमलों ने जर्मनों को ट्रेन से यात्रा का विचार त्याग कर सड़क मार्ग अपनाने पर विवश कर दिया। मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनों के अभियानों में बाधा डालने के लिए रेलवे ट्रैक, पुल और संचार नेटवर्क को निशाना बनाया। 15 अगस्त की शुरुआत में रोम के आसपास के हवाई अड्डों से लगभग 396 टुकड़ी वाहक फ्रांस के दक्षिण की ओर रवाना हुए ताकि फर्स्ट एयरबोर्न टास्क फोर्स के 5000 से अधिक पैराट्रूपर्स को उनके निर्धारित स्थानों पर उतारा जा सके। जर्मन सेना को भ्रमित करने के लिए करीब 300 अमेरिकी पैराट्रूपर के रूप में सज्जित पुतलों को कई खाली युद्ध क्षेत्रों में गिराया गया। उन्हें विस्फोटक चार्ज से लैस किया गया था जो टकराने पर तेज आवाज करते थे। इन पुतलों ने जर्मन सैनिकों को डराने का काम किया, जो इन्हें देखकर चिंता में भाग गए। असल पैराट्रूपर्स पर से ध्यान हटाने की यह रणनीति बहुत सफल रही और मित्र देशों की सेनाओं के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई। जर्मनों के लिए यह पूरी तरह शर्मनाक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले दिन रेडियो बर्लिन ने कहा कि ऐसी साजिश उद्धरण केवल सबसे नीच और सबसे दुष्ट प्रकार के एंग्लो सैक्सन दिमाग द्वारा ही रची जा सकती है। उद्धरण समाप्त। ऑपरेशन रोमियो व्यापक ऑपरेशन ड्रैगन के प्रारंभिक चरणों में से एक था। 15 अगस्त को शुरू इस ऑपरेशन में 800 फ्रेंच कमांडो कैप नेग्रे बीच पर उतरे, जहां उन्होंने जर्मन तोपखाने नष्ट करने के लिए
350 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ाई की। सार्जेंट जॉर्जेस डी बेलोक अपनी नाव से उतरकर खाइयों के एक जटिल नेटवर्क में पहुंचे जो जर्मन सैनिकों से भरी हुई थीं, जिन्हें उन्होंने पहले खाली समझा था। बेलोक ने उल्लेख किया कि अगले कुछ घंटों में जर्मन सैनिकों के बीच हल्की गोलीबारी हुई। उद्धरण: उस पल से लेकर पूरी रात भर जर्मन सैनिक शायद ही एक दूसरे पर गोली चलाना बंद करते थे। उद्धरण समाप्त। इस दौरान सार्जेंट नोएल टेक्सियर के नेतृत्व में सैनिक चट्टान पर चढ़ाई कर रहे थे। जर्मनों ने जब इस समूह को देखा तो उन्होंने नीचे ग्रेनेड फेंके, जिससे टेक्सियर की मौत हो गई, जो दुर्भाग्यवश अपनी अंतिम लड़ाकू मिशन पर थे। ऑपरेशन ड्रैगन में मारे जाने वाले पहले मित्र देशों के सैनिक माने जाते हैं। झटके के बावजूद फ्रांसीसी सैनिक आगे बढ़ते रहे, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज रिजिस बूवे के नेतृत्व में अन्य सैनिकों ने एक अलग इलाके से चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, जिससे ऊपर मौजूद जर्मन सैनिक चौंक गए। फ्रांसीसी सैनिक चट्टान की तोपें नष्ट करने और आसपास के हाईवे पर रोड ब्लॉक लगाने एक साथ आए। संयुक्त कनाडाई और अमेरिकी विशेष कमांडो यूनिट फर्स्ट स्पेशल सर्विस फोर्स, जिसे ब्लैक डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है, को सुबह के शुरुआती घंटों में HMCS प्रिंस हेनरी से उतरते समय इतना आसान समय नहीं मिला। शुरुआत में उन्हें जर्मन विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन एक ऊंची अभेद्य झाड़ीदार पौधों ने उनकी गति को धीमा कर दिया। अंततः जर्मनों ने उनकी स्थिति पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सार्जेंट केनेथ बेट्स ने उस क्षण को याद किया जब एक मोर्टार गोला ठीक उनके सामने गिरा। अगर मैं उस जगह पर नहीं होता जहां था तो मैं मर गया होता। यह मुझे बेहोश तो नहीं कर पाया, पर चक्कर जरूर आ गया। इसने एक तरफ के 5 लोगों और दूसरी तरफ के 5 लोगों को खत्म कर दिया। मुझे एक खरोंच भी नहीं आई। उन्होंने कहा। इस बार बेट्स को लग गया। मैं बाहर निकला तो किसी ने मुझ पर चिल्लाया, हे भगवान, एक लाश मेरी तरफ आ रही है। उन्हें लगा था हम सब मारे गए। कठिन झाड़ियों, मुश्किल इलाके और लगातार गोलाबारी के बीच रास्ता बनाते हुए यूनिट आखिरकार तोपों की एक कतार तक पहुंची, पर वहां कोई जर्मन सैनिक नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें कारण समझ आया। ये तोपें नकली थीं। जर्मनों ने नाली के पाइप के टुकड़े काटकर ऐसे रखा था कि दूर से देखने पर वे तोप जैसे लगे। कुछ महीनों बाद जर्मनों द्वारा और अधिक मोर्टार फायर किए जाने से भारी अफरा तफरी मच गई। 200 जर्मन सैनिक पास की गुफा में छिपे थे और ब्लैक डेविल्स ने हर मैजेस्टी शिप लुकआउट की मदद से उनका पीछा किया। मित्र देशों के सैनिक भारी एंटी टैंक हथियारों से लैस होकर गुफा में गोलीबारी करने लगे, जिससे जर्मनों ने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में यूनिट ने यूनिट ने एक पत्थर के किले में 50 से अधिक जर्मन सैनिकों को छिपे हुए पाया और उन्हें से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नौसेना की गोलाबारी इमारत में घुस नहीं पाई। जल्द ही अतिरिक्त सैनिकों को बुलाया गया, जिसके बाद जर्मनों ने पुनः आत्मसमर्पण कर दिया। इस योजना में लगभग 300 जर्मन मारे गए और 700 बंदी बनाए गए। 11 मित्र देशों के सैनिक मारे गए और 50 घायल हुए। ऑपरेशन रोमियो सफल रहा। डेल्टा बीच और ले मुई कम्यून के आसपास गतिविधि हुई, जब सैनिकों को, जिनमें 45th इन्फेंट्री डिवीजन, एक अमेरिकी यूनिट भी शामिल थी, सुबह करीब 4:30 बजे समुद्र तट पर उतारा गया। पाथफाइंडर्स पहले उतरे और ब्रिटिश सैनिकों ने तुरंत अपने रडार बीकन स्थापित किए। हालांकि अमेरिकी पाथफाइंडर्स उतने भाग्यशाली नहीं थे और बीकन की कमी के कारण 509वें पैराशूट बटालियन के ड्रॉप जोन को ढूंढने में विमान असफल रहे। घने कोहरे ने स्थिति बिगाड़ दी। पायलटों ने आसपास की पहाड़ियों से अपनी स्थिति का अनुमान लगाकर पैराट्रूपर्स को नीचे उतार दिया। कई सैनिकों के पैराशूट पेड़ों में फंस गए, जिससे उन्हें खुद को काटकर मुक्त करना पड़ा। अधिकांश पैराट्रूपर्स को उनके लैंडिंग जोन के पास उतारा गया था, परंतु कई अपने लक्ष्य से मीलों दूर जा पहुंचे, भले ही उनके पास बीकन था या नहीं। लेफ्टिनेंट कर्नल मेल्विन जाइस ऐसे ही एक व्यक्ति थे। लक्ष्य से 25 मील दूर उतारे गए। उन्होंने 105 पैराट्रूपर्स को जुटाया
और ड्रॉप जोन की ओर कूच किया। आगे बढ़ते हुए उन पर मित्र सेनाओं के फाइटर बॉम्बर्स ने कुछ देर के लिए हमला किया और बम गिराए, लेकिन एक होशियार पैराट्रूपर ने तुरंत पीला धुआं छोड़कर इशारा किया कि वे मित्र सेना के जवान हैं, और विमान आगे निकल गए। वे फिर से बाल बाल बच गए जब अलग वर्दी और हथियारों वाले एक और सैनिक दल से टकरा गए। शुरुआत में जैस ने उन्हें दुश्मन समझा, लेकिन एक साथी पैराट्रूपर ने उनकी लाल टोपी पर ध्यान दिलाया और पता चला कि वे सेकंड पैराशूट ब्रिगेड के हैं। वे भी अपने लक्ष्य की ओर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी मीलों दूर गलत स्थान पर उतारा गया था। दोनों समूह एक हो गए और अपना सफर जारी रखा। अंततः एक जर्मन काफिले से मुठभेड़ हुई। इस झड़प में जर्मन सैनिकों की मृत्यु हुई या उन्हें बंदी बनाया गया। कुछ ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स की गड़बड़ी के बावजूद पैराट्रूपर लैंडिंग्स सामान्यतः सफल रहीं। अधिकांश क्षेत्रों में जर्मन प्रतिरोध कमजोर था और कई शत्रु सैनिकों ने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया जब उन्होंने मित्र देशों के पास उपलब्ध संसाधनों और अतिरिक्त सैनिकों को तेजी से बुलाने की क्षमता को देखा। मित्र देशों की सेनाओं के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में एक थी जर्मनों द्वारा बिछाई गई लैंडमाइंस। हालांकि ऑपरेशन ड्रैगन का प्रारंभिक चरण अपेक्षा से कहीं बेहतर रहा। पैराट्रूपर्स ने अपनी जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा किया। उन्होंने काफिलों पर घात लगाई, माइंस बिछाई, पुलों को उड़ा दिया, फिर जर्मन गश्त पर हमला किया। हालांकि लेमोइने की कम्यून मित्र देशों की पहुंच से दूर रही। जब जर्मन सैनिकों से ब्रिटिश और अमेरिकी पैराट्रूपर्स की गतिविधियों की खबरें मिली, तो जर्मनों ने सेंट ट्रोपेज बंदरगाह की सुविधाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया, जो पूरी तरह जर्मन नियंत्रण में था। सुबह 6 बजे के कुछ देर बाद एलएसटी ने मित्र देशों के जहाजों के साथ निचली रोन नदी के पुलों पर बमबारी कर हमला शुरू किया। इससे जर्मन की 11वीं पेंजर डिवीजन काट दी गई ताकि वे पार न कर पाए और सहायता न दे सके। सबसे भीषण लड़ाई कैमल रेड बीच पर हुई, जो सेंट राफेल शहर के पास था। इस क्षेत्र की रक्षा जर्मन तटीय तोपों और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों द्वारा की जा रही थी, और मित्र सेनाएं युद्धपोतों, बमवर्षक विमानों और माइनस्वीपर से समर्थन मांगती थीं ताकि आगे बढ़ सकें। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज ई. लिंच के नेतृत्व में 142वीं रेजिमेंट दोपहर 2 बजे हमले के लिए तैयार थी, जब जर्मन रक्षा पंक्तियों पर भारी गोलाबारी से लैंडिंग शिप्स को समुद्र तट के पास पहुंचने का रास्ता मिला। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उनके निरंतर हमलों का प्रभाव कम था और जहाज तट के इतना नजदीक नहीं आ पाया कि मित्र देशों की सेनाएं उतर पाए। 90 से ज्यादा बमवर्षक विमानों, नेवी के जहाजों और पानी के अंदर की रुकावटों को ध्वस्त करने के प्रयास के बावजूद समुद्र तट अभी भी पहुंच से दूर था। योजना और अधिक बाधित हुई क्योंकि पानी के नीचे की बाधाओं को नष्ट करने के लिए भेजी गई कई ड्रोन नावों में से केवल 3 ही विस्फोटित हो पाईं। अन्य नावें नष्ट हुईं, किनारे पर फंसीं या अन्य तरीकों से निष्क्रिय हो गईं। किनारे के पास पहुंचने का कोई रास्ता न होने के कारण रियर एडमिरल स्पेंसर जे. लुइस ने आदेश दिया कि बीच रेड टीम के सैनिक, जो उस टीम का हिस्सा थे, समुद्र तट के उस हिस्से पर उतरें जिसे पहले ही सुरक्षित कर लिया गया था। 36वीं डिवीजन ने कैमल ग्रीन बीच पर उतरने का फैसला किया, जहां से वे कैमल रेड तक जा सकते थे, और उनका ऑपरेशन सफल रहा। मेजर जनरल लूसियन ट्रस्कॉट जूनियर योजना में बदलाव से नाराज थे और उन्होंने लुइस के फैसले को गंभीर प्रयास बताया जो कम से कम फटकार के योग्य था। हालांकि 36वीं डिवीजन के कार्यों की पूर्ति के बाद उन्हें मानना पड़ा। उन्हें केवल 75 हताहत हुए और उन्होंने 236 जर्मनों को पकड़ लिया। अन्य इकाइयों ने आदेश के अनुसार समुद्र तटों के बड़े हिस्से पर आसानी से कब्जा कर लिया। डेल्टा बीच को 3री इन्फेंट्री डिवीजन ने सुरक्षित किया। जब उन्होंने पिल बॉक्स में छिपे जर्मन सैनिकों का सामना किया, वे जल्द ही आत्मसमर्पण कर गए। अधिकतर भारी बमबारी से स्तब्ध और भ्रमित दिख रहे थे। इस बीच अल्फा बीच पर 756वां टैंक बटालियन ने कई डुप्लेक्स ड्राइव शेयरमैन टैंक तैनात किए, जिन्हें डोनाल्ड डक टैंक भी कहा जाता है, जो किनारे पर चढ़ गए और मित्र देशों की सेना को भारी समर्थन देने में सक्षम थे। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्हें शीघ्र ही पता चला कि जर्मन खाइयों को छोड़ दिया गया था
और क्षेत्र में केवल बारूदी सुरंगें ही बची थी। 8:50 पर अल्फा रेड बीच सुरक्षित हो गया। रिपोर्टों के मुताबिक मित्र देशों की लैंडिंग एक बड़ी कामयाबी रही, क्योंकि उनकी सेनाओं को बहुत कम नुकसान हुआ। सिर्फ 95 सैनिक मारे गए और 385 घायल हुए। जर्मन सेना पीछे धकेलने का प्रयास कर रही थी। संचार लाइनों को काटने से सैनिकों में भ्रम फैल गया, क्योंकि फील्ड कमांडर मुख्यालय से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। कमांडरों को वरिष्ठ अधिकारियों के समर्थन के बिना ही अकेले योजनाएं और फैसले लेने पड़े। वीजर ने लेमुई और सैन राफेल क्षेत्र में मित्र देशों की सेनाओं को पीछे धकेलने का निर्णय लिया। उन्होंने 189वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर को पास के समुद्र तटों पर जवाबी हमला करने के लिए संगठित करने का आदेश दिया। एक समूह बनाया गया था, लेकिन फ्रेंच फोर्सेस आउट ऑफ द चीफ गाई अब इंटीरियर एफएफआई के भारी विरोध के कारण वह कार्रवाई नहीं कर सका, जो ब्रिटिश सैनिकों द्वारा सशक्त एक प्रतिरोधी लड़ाकू समूह था। बड़ी अस्थायी जर्मन इकाई आखिरकार अगले दिन आदिस्य अन्ननकड़ल दिन 16 अगस्त को जवाब देने में सक्षम हुई, और ऐसा करने के लिए उसे 2 भागों में बांट दिया गया। कुछ सैनिकों को ड्रैगुइनॉन के आर्मी कॉर्प्स मुख्यालय को राहत देने भेजा गया, जबकि अन्य को लेमोय व मित्र देशों के तटों पर भेजा गया। मित्र देशों की सेनाएं जुट चुकी थीं और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थीं। फिर अंततः जर्मनों ने रात में पीछे हटना शुरू किया। इसी दौरान वेहरमाख्ट के सैनिक सैन राफेल पहुंचे और मित्र देशों की सेनाओं से भिड़ गए, जो शहर पर कब्जा करने की कोशिश में थीं। संघर्ष एक दिन से कम चला। जर्मन के जवाबी हमलों को हराकर सैन राफेल को सुरक्षित किया गया। मित्र देशों की नई टुकड़ियों, रसद और उपकरणों के आने से जर्मन सेनाएं कमजोर हो रही थीं। परिस्थितियों को देखते हुए हिटलर को हर संभव तरीके से प्रतिरोध वाले अपने बयान से पीछे हटना पड़ा। उन्होंने आर्मी ग्रुप जी और बी के पीछे हटने पर सहमति दी। योजना थी कि आर्मी ग्रुप जी और दक्षिणी फ्रांस के अन्य सैन्य बल स्थायी किलेबंदी सैनिकों को छोड़कर उत्तर की ओर बढ़ेंगे और आर्मी ग्रुप बी से मिलकर सेंस कम्यून से डिजॉन शहर और स्विस सीमा तक एक नई रक्षा रेखा संगठित करेंगे। मित्र देशों की सेनाओं को यह योजना डिकोड की गई खुफिया जानकारी के जरिए जल्दी ही पता चल गई, और उन्होंने जर्मन सैनिकों का पीछा करने का फैसला किया जब वे पीछे हटना शुरू कर चुके थे, जिससे उन जर्मन सैनिकों को काफी परेशानी हुई जो पर्याप्त तेजी से पीछे नहीं हट पाए। अमेरिकी सैनिकों के तीव्र अग्रसर होने के कारण रोन नदी पर रक्षा रेखा स्थापित करने की उनकी योजना विफल हो गई। बारजोल और ब्रिग्नोल पर मित्र देशों की सेनाओं ने कब्जा कर लिया, और अनुमान लगाया गया कि वे जल्द ही टूलोन और मार्सेई पर भी कब्जा कर लेंगे, जिससे जर्मन सैनिकों का रास्ता बंद हो जाएगा। इसी बीच मित्र देशों के अन्य सैनिक दल द्रागुइन्यान की ओर बढ़ गए। 18 अगस्त को उन्होंने आर्मी रिजर्व कॉर्प्स मुख्यालय को घेरकर कमांडर फर्डिनेंड नॉयलुंग को पकड़ा और शहर पर कब्जा कर लिया। योहान्स ब्लाजकोविच, आर्मी ग्रुप जी के कमांडर, ने टूलोन में वेहरमाख्ट की 242वीं इन्फेंट्री डिवीजन और मार्से में 244वीं इन्फेंट्री डिवीजन की बलि देने का फैसला किया, ताकि उनकी आर्मी ग्रुप जी की सेना पीछे हट सके। फ्रांसीसी यूनिट्स, जिन्होंने अन्य मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलकर समुद्र तटों को सुरक्षित करने में मदद की थी, पहले ही मार्से और टूलोन की ओर बढ़ना शुरू कर चुकी थी। वे जर्मनों के साथ एक कठिन लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रही थीं, जिसमें उन्हें उम्मीद थी कि वे सफल होंगी और इन शहरों को नाजी नियंत्रण से वापस ले लेंगी। मूल योजना बंदरगाह शहरों को क्रमशः कब्जाने की थी, किंतु जर्मन पीछे हटने और मित्र देशों की तीव्र प्रगति से फ्रांसीसी कमांडर जीन दे लात्रे दे तस्सिनी को दोनों पर एक साथ आक्रमण का अवसर मिला। उन्होंने 2 जनरलों को सैनिकों के साथ भेजा और टूलोन की ओर अलग अलग दिशाओं से बढ़ने को कहा। जर्मन सैनिक अच्छी तरह सुसज्जित थे, लेकिन हमले की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं था। फिर भी युद्ध जारी रहा और 21 अगस्त को फ्रांसीसी सेनाएं टूलोन में प्रवेश करते हुए भारी प्रतिरोध का सामना करती रहीं। 5 दिनों के पश्चात शहर में बचे जर्मन सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांसीसियों ने 2700 हताहत झेले।
फिर भी बचे जर्मन सैनिकों को पकड़ने में कामयाब रहे। मार्से में फ्रांसीसी सैनिकों ने बिना किसी विशेष तैयारी के हमला शुरू कर दिया। जर्मनों द्वारा शहर से नागरिकों को न निकालने के कारण वे उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गए, जिससे भारी लड़ाई हुई। अगले कुछ दिनों में एफएफआई और फ्रांसीसी सैनिकों दोनों के लगातार हमलों ने जर्मन ठिकानों को कमजोर करना शुरू कर दिया। 28 अगस्त को जर्मनों ने आधिकारिक तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांसीसी पक्ष को 1825 हताहतों का सामना करना पड़ा और 11,000 जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया गया। दोनों शहरों के बंदरगाहों को जर्मन इंजीनियरों ने नष्ट किया था। फिर भी ऐसे रणनीतिक शहरों पर कब्जा जर्मनी के लिए एक बड़ा झटका था। हिटलर ने बाद में स्वीकार किया, 15 अगस्त मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। इक्कीस अगस्त को टास्क फोर्स बटलर, जो एक अलग और गतिशील टुकड़ी थी जिसमें मित्र देशों के टैंक विध्वंसक और यंत्रीकृत पैदल सेना शामिल थी, को मोंटेलेमार शहर के उत्तर में पहाड़ियों पर कब्जा करते हुए देखा गया। देश भर में जर्मनों का पीछा करने के बाद उसके पास आपूर्ति और ईंधन की कमी हो गई थी, जिससे वह कमजोर पड़ गया और जर्मन सैनिकों का सामना करने में असमर्थ हो गया। फिर भी टुकड़ी ने तब तक जर्मन सैनिकों पर गोलियां चलाईं जब तक वह अपनी टुकड़ी के लिए अतिरिक्त सहायता का इंतजार कर रही थी। एफएफआई ने भी इस कार्य में हिस्सा लिया और उसकी मौजूदगी तथा खतरे ने जर्मन नेतृत्व को चौंका दिया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए उन्होंने 11वीं पेंजर डिवीजन बुलाने का निर्णय लिया। पेंजर डिवीजन के साथ साथ एक अस्थायी बल को भी सहायता के लिए बुलाया गया और हालांकि जर्मनों ने टास्क फोर्स बटलर को अपेक्षित आपूर्ति से अलग करने में सफलता पाई, लेकिन उनकी यह सफलता ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अगले दिन 36वीं इन्फेंट्री डिवीजन टास्क फोर्स के समर्थन में पहुंची और कुछ ही दिनों में अतिरिक्त सैनिक और आपूर्ति भी वहां पहुंची। 23 अगस्त को टास्क फोर्स बटलर को भंग कर दिया गया और 36वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर जॉनी डालक्विस्ट ने इसकी इकाइयों का नियंत्रण संभाल लिया। 24 अगस्त को 11वीं पेंजर डिवीजन की एक बड़ी संख्या आखिरकार युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई। हालांकि शहर में सैनिकों के निकासी के दौरान मची अफरा तफरी के कारण उन्हें वहां पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। टैंक इकाइयों के पहुंचने से मित्र देशों की सेनाएं सीधा हमला करने में असमर्थ रहीं। जर्मन सेनाएं मित्र देशों की सेनाओं को पहाड़ियों से हटाकर उनकी पहुंच से बाहर ले जाने का प्रयास कर रही थी। कुछ कठिन लड़ाई के बाद डालक्विस्ट की योजनाएं हासिल करने पर उन्हें बदल दिया गया। नई जानकारी के आधार पर वीजर ने 25 अगस्त को एक बड़े हमले की योजना बनाई, किंतु 11वीं पेंजर डिवीजन, 198वीं इन्फेंट्री डिवीजन और कुछ युद्ध समूहों के प्रयास के बावजूद योजना असफल रही। मित्र देशों ने पलटवार किया और उन पहाड़ियों पर फिर से कब्जा जमा लिया जहां से वे लगभग खदेड़ दिए गए थे। जर्मनों के पलायन को रोकने हेतु उन्होंने एक अस्थायी रोड ब्लॉक स्थापित किया। हालांकि उसी रात बाद में इस रोड ब्लॉक को हटा दिया गया। 45वीं डिवीजन से अतिरिक्त सैनिकों को जल्दी ही मित्र देशों की मदद के लिए भेजा गया, जबकि जर्मनों को भी अतिरिक्त समर्थन मिला। शीघ्र ही वे एक गतिरोध पर पहुंच गए, जिससे दोनों पक्ष हताश हुए। जर्मन मित्र देशों को पीछे धकेलने में असफल रहे, परंतु मित्र देश भी जर्मनों को पलायन करने से रोकने में विफल रहे, क्योंकि उनके अस्थायी अवरोध जवाबी हमलों में नष्ट हो जाते थे। 26 से 28 अगस्त के बीच अधिकांश जर्मन सेना सफलतापूर्वक भाग निकली। 29 तारीख को मित्र देशों ने मोंटेलेमार पर कब्जा कर लिया और शेष जर्मन सेना ने समर्पण कर दिया। जर्मनों को 2100 हताहतों का नुकसान हुआ, जबकि मित्र देशों के 1575 सैनिक हताहत हुए और 8000 जर्मनों को गिरफ्तार किया गया। आने वाले दिनों में मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनों का पीछा किया और जब वे लियोन शहर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें घेरने की कोशिश की। जर्मन सैनिकों ने मित्र देशों को रोकने के लिए पुलों को उड़ाया, फिर भी मित्र देशों की सेनाएं आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने 1 सितंबर को मैक्सिमुर शहर पर कब्जा कर लिया, जो जर्मन निकासी योजना के लिए एक बड़ा झटका था। 11वीं पेंजर डिवीजन ने शहर पर हमले में सहायता की,
जिसमें 215 अमेरिकी सैनिक हताहत हुए। 3 सितंबर को लियो शहर और मोंत्रेवेल कम्यून को जर्मन नियंत्रण से मुक्त किया गया। हालांकि मोंत्रेवेल की लड़ाई में 11वीं पेंजर डिवीजन ने 117वीं कैवेलरी स्क्वाड्रन को लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया था। अन्य मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने मार्बो को जाकर इस कम्यून की सुरक्षा सुनिश्चित की। अगले हफ्तों में एक और गतिरोध पैदा हो गया। मित्र देशों और जर्मनों के बीच जर्मन रक्षा पंक्ति को काटने और बनाए रखने के लिए संघर्ष चल रहा था। 14 सितंबर को आर्मी ग्रुप जी वोजेस पर्वतों पर एक पंक्ति स्थापित करने में सफल रहा और मित्र सेनाओं ने भागते जर्मनों का पीछा करना रोक दिया, जिससे अभियान समाप्त हुआ। ऑपरेशन ड्रैगून के दौरान 3000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए या लापता हुए और 4500 अन्य घायल हुए। फ्रांसीसी सेना को 1144 सैनिकों की क्षति हुई और 4346 सैनिक घायल हुए। फिर भी जर्मनों को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने 1 लाख सैनिक युद्धबंदी के रूप में खो दिए, जो फ्रांस के दक्षिण में उनकी सेना का लगभग 1/3 था। इस अभियान ने मित्र देशों की सेनाओं को कुछ सप्ताह में दक्षिणी फ्रांस के अधिकांश भाग को मुक्त करने और जर्मन सेना को काफी नुकसान पहुंचाने में मदद की, जिसे एक महत्वपूर्ण सफलता माना गया। ऑपरेशन ड्रैगून की विफलता यह थी कि वह बाद में आर्मी ग्रुप जी को रोकने में असफल रहा, जो 500 मील से अधिक की दूरी तय कर लगभग सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। इस बड़ी गलती का प्रमुख कारण ईंधन की कमी है। ऑपरेशन ड्रैगून के योजनाकारों ने मित्र देशों की सेनाओं की देश में तेज प्रगति का अनुमान नहीं लगाया था, इसलिए वे इस कार्य के लिए पर्याप्त तैयार नहीं थे। फिर भी ऑपरेशन का एक प्रमुख उद्देश्य टूलोन और मार्सिले को मुक्त करना था, ताकि उनके बंदरगाहों का इस्तेमाल हो सके, और यह लक्ष्य प्राप्त हुआ। अभियान समाप्ति के बाद रेलवे और बंदरगाह को पुनः चालू किया गया, जिससे देश में आपूर्ति संभव हुई। अक्टूबर 1944 में 5 लाख टन से अधिक आपूर्ति उतारी गई, जो पश्चिमी मोर्चे पर भेजे गए मित्र देशों के कुल माल का लगभग 1/3 था। अभियान का फ्रांस की राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। देश के दक्षिण में उतरने के सिर्फ 2 दिन बाद ही खुफिया एजेंसी एसडी के सदस्य फ्रांसीसी सरकारी इमारतों में घुस गए और कई प्रमुख हस्तियों को पहले उत्तर पूर्व के बेलफोर्ट और फिर जर्मनी के दक्षिण में ले गए। विंस्टन चर्चिल ने इस रुख को बनाए रखा कि यह अभियान निरर्थक था, यह दावा करते हुए कि इस साजिश ने उन्हें पूर्वी यूरोप को मुक्त कराने से रोका। कई प्रतिष्ठित सैनिक और पत्रकारों ने उनके विचार का आंशिक समर्थन किया, तर्क देते हुए कि ऐसी आपूर्ति का उपयोग इटली के मोर्चे को सुदृढ़ करने या ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के तहत फ्रांस में उतरे लोगों की सहायता के लिए किया जाना चाहिए था। यह भी कहा गया है कि अभियान के अंत में मित्र देशों की सेनाएं फ्रांस में रुक गईं, जिससे स्टालिन को आक्रामक रणनीतियां अपनाने का मौका मिला, ताकि वह ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों से पहले बर्लिन पहुंच सके और बाल्कन क्षेत्र पर कब्जा कर सके। आज ऑपरेशन ड्रैगून को अक्सर दूसरा डी-डे कहा जाता है। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड उतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन कई इतिहासकार, राजनेता और सैन्य अधिकारी इसे पश्चिमी मोर्चे को मुक्त कराने और तृतीय राइख के पतन में एक महत्वपूर्ण मदद मानते हैं।